हाँ भाई बच्चों, जरा चेक करो। ऑडियो और वीडियो क्लियर है? चेक करिए, ऑडियो और वीडियो क्लियर है? ऑडियो और वीडियो क्लियर है? ऑडियो और वीडियो क्लियर है? यस 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 यस। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो चलो बच्चों, जल्दी जल्दी से आ जाओ, क्योंकि आज हम लोगों का नया चैप्टर चालू हो रहा है, लिक्विड सॉल्यूशन, लेक्चर नंबर 1। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से आ जाइए। अच्छा, आपको ये बता दें, आज या कल, ठीक है, आज ही अपलोड करा दूंगा या कल अपलोड करा दूंगा? क्या क्या अपलोड करा दूंगा बता देता हूं आपको। एक अपलोड करा दूंगा थ्योरी रिवीजन सीट, थ्योरी रिवीजन सीट। एक अपलोड करा दूंगा एनसीईआरटी के क्वेश्चन की सीट, एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन असाइनमेंट। और एक आपको ये हो गया, ये हो गया, इसके अलावा, है ना, और एक ब्लैंक सीट, ब्लैंक सीट कंप्लीट चैप्टर, ब्लैंक सीट ऑफ कंप्लीट चैप्टर। ये सारी चीजें आज से कल के बीच में अपलोड हो जाएंगी। ये सारी चीजें आज से कल के बीच में अपलोड करा दूंगा, ठीक है ना भैया। सीएसडी शॉर्ट नोट्स ही है मेरे भाई, वो जो सीएसडी बनवा रहा हूं वो शॉर्ट नोट्स, फार्मूला सीट, कॉन्सेप्ट सीट, सब कुछ वही है। तो अब शॉर्ट नोट्स अलग से कैसे चाहिए तुम्हें? ठीक है। अब क्यूएसडी प्राइम की जरूरत नहीं है, वो सब बुक में डाला गया है, वो मैंने बुक में डाल दिया है। और सभी बच्चे देखो, अब हमें फ्यूचर में, मतलब अब हम आगे कैसे पढ़ेंगे बता देता हूं। आपको लेक्चर देखने हैं, आप सभी बच्चों को लेक्चर देखने हैं, ठीक है, डीपीपी करनी है, फिर नीट एडवांस करना है, मतलब नीट एडवांस वाली बुक करनी है, नीट एडवांस वाली बुक करनी है, और हर संडे का टेस्ट देना है, हर संडे का टेस्ट देना है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतना हमें करना ही करना है। इसके अलावा जो करेंगे वो करेंगे, मगर इतना जरूर करेंगे। क्या आप लेक्चर देखोगे लाइव? जो मैं डीपीपी दूंगा वो डीपीपी करोगे, जो नीट एडवांस की बुक है, ठीक है, उस बुक के क्वेश्चन करोगे, और टेस्ट, जो हर संडे टेस्ट होता है उस टेस्ट को बहुत ईमानदारी से दोगे, ठीक है। तो सभी बच्चे नीट एडवांस वाली बुक को ले ले, हम लोग उसको बहुत ईमानदारी से करेंगे, और उसको पूरे सेशन में, पूरे सेशन का मतलब अभी से लेके पेपर तक जाने में, हम 2 से 3 बार करेंगे। पहले बार सारे क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे या जो क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे उनको आप सर्किल करते रहना, उनको हम दूसरे राउंड में फिर करेंगे नवंबर दिसंबर के आसपास, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको और अच्छे लगेंगे कि इनको और प्रैक्टिस करनी चाहिए, उनको हम जनवरी में फिर से करेंगे। जैसे आपकी प्रिपरेशन एक अलग लेवल की रहे, पेपर चाहे जैसा आए, टफ आए, लेंदी आए, ठीक है, एवरेज आए, इजी आए, आप अपनी एक सीट जरूर पक्के कर पाओ। और ये नॉर्मल बुक नहीं है, इसमें हम लोगों ने अपनी बहुत मेहनत लगाई है, मैंने बहुत क्वेश्चन लिखे हैं, है ना, 700-800 क्वेश्चन हाथ से लिखे हैं पिछले, मतलब 25-30 दिन में, 25-30 दिन में। और बाकी क्वेश्चन मैंने बाकी सालों में लिख रखे थे, मतलब इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, तो उनका
कलेक्शन है, तो हर क्वेश्चन अपने में यूनिक है और वो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हुआ जा रहा है। तो इस वजह से ये सारी चीजें सभी बच्चे जरूर करेंगे। लेक्चर देखोगे, डीपीपी करोगे, नीट एडवांस करोगे, टेस्ट लगाओगे, इसके बाद भी मैं चीजें देता रहूंगा। ठीक है ना बच्चों? यस। तो चलिए, अब आप लोगों का काम क्या है, जल्दी से रेडी हो जाओ, आपका टीएसडी टेस्ट आने वाला है। टीएसडी मोल कॉन्सेप्ट है, पूरा मोल कॉन्सेप्ट। टीएसडी टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए, टीएसडी टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए, फिर नया चैप्टर पढ़ाना चालू करूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल टीएसडी होगा, टीएसडी के बगैर कैसे काम चलेगा? टेस्ट जरूर होगा, पिछली क्लास होगा। हाँ, लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड लेक्चर नंबर 2 शो हो रहा है ना, आज मैं चेंज करा दूंगा फोन करके, आज मैं टेक टीम को बोल के चेंज करा दूंगा कि आज से लिक्विड सोल्यूशन नंबर 1 चालू हुआ है, लिक्विड सोल्यूशन लेक्चर नंबर 1। साले लोग रेडी है? पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे डालू, ये लो पहला क्वेश्चन, बताओ भाई सब लोग। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैव द सेम कंसंट्रेशन? इनमें से किस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन, किन सोल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम है? विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन है सेम कंसंट्रेशन? इसके ऑप्शन में लिख देता हूं, ऑप्शन शायद उसने दूसरे पेज पे डाल दिए हैं, ए बी, बी सी, ए डी और नन। ऑप्शन शायद दूसरे पेज पे डाल दिए। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैव द सेम कंसंट्रेशन? इनमें से कौन से सोल्यूशन का सेम कंसंट्रेशन है? बताइए, कौन से सोल्यूशन का सेम कंसंट्रेशन है? सभी लोग बताएं। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो ध्यान रखें कि आज से वो पढ़ाई करें, आज से नया चैप्टर चालू है लिक्विड सोल्यूशन, तो आज से वो पढ़ाई करना चालू करें और पुराने लेक्चर को देखकर उस चैप्टर को खत्म करें। टीएसडी का फुल फॉर्म क्या है? टेस्ट बाय सर्वेश दीक्षित, टेस्ट बाय सर्वेश दीक्षित। अब देखो यार, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, अब इसका कंसंट्रेशन बनाओ तो मोलरिटी क्या बनेगी? यदि इसकी बनाऊं, मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000, तो ये हो गया 5, तो 1/2 इंटू 5, इसका मतलब 2.5। अब इसकी बनाओ, मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000, तो ये 5 बार गया, 5 25। तो ए और बी का कंसंट्रेशन सेम है, जो ए का कंसंट्रेशन है वही बी का है। 40 ग्राम ऑफ NaOH 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जगह नहीं है अलग कहीं बनाता हूं, अलग यहां पे लिखता हूं। देखो हम सी का बना रहे हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000,
और ये भी कट गया तो 10 आ गया। डी का निकालो, मोल ऑफ सॉल्यूट। अब केवेज कितना होता है 39, 1 16 56 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 5। तो 100 डिवाइडेड बाई 5 56, ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ए और बी का कंसंट्रेशन सेम है। ए और बी का कंसंट्रेशन सेम है। देखो ए और बी का कंसंट्रेशन सेम है, क्लियर है? ए और बी का कंसंट्रेशन सेम है। टीएसडी नंबर 2, इसको करो। टीएसडी नंबर 2, assertion the empirical mass of ethane is half of its molecular mass. The empirical formula represents the simplest whole number ratio of various element in a compound. बताओ भाई, इसका ऑप्शन बताइए। सभी बच्चे जल्दी से बताएं। आज से नया चैप्टर चालू होगा, लिक्विड सॉल्यूशन, लेक्चर नंबर 1। बस टीएसडी कर लीजिए और सब लोग फिर बताइए। टेस्ट जो हम लोग पिछली क्लास का डेली टेस्ट लेते हैं वो है। अब देखो, इंपीरिकल फार्मूला ऑफ एथीन इज ए हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये बात सही है या नहीं, तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है, एथीन। एथीन होता है C2H4। अब इसका इंपीरिकल फार्मूला क्या बनेगा, CH2। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये इंपीरिकल फार्मूला है। तो इंपीरिकल फार्मूला जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूले का आधा है। इंपीरिकल फार्मूला मास आधा है, मास। इंपीरिकल फार्मूला मास ऑफ इथीन इज हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये ट्रू है, ये ट्रू है, पहला तो ट्रू है। यदि असर्शन ट्रू है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब रीजन पे आओ। द इंपीरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एलिमेंट इन ए कंपाउंड। ये डिफिनीशन है, ये भी ट्रू है, ये डिफिनीशन है और ये भी ट्रू है। ए आंसर आ गया। assertion एंड रीजन आर बोथ ट्रू, है ना? एंड assertion is a explanation of reason. Reason is a explanation of assertion. क्यों? ये इंपीरिकल फार्मूला की डिफिनीशन होती है कि मिनिमम मोलर रेशियो बनाना है एटम का। अब लास्ट एंड फाइनल टीएसडी नंबर 3। आज 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, 2 नहीं। आज 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, 2 नहीं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन टेस्ट का। जल्दी करके बताइए सारे लोग। Which of the following pair have the same number of atoms? ऐसा क्वेश्चन नीट 2025 में आया है। इस बार नीट 2025 में इसी तरह की लैंग्वेज का क्वेश्चन आया है, इसी तरह की लैंग्वेज का क्वेश्चन आया है नीट 2025 में। Which of the following pairs have the same number of atom? कौन से पेयर में सेम नंबर ऑफ एटम है? तो देखो 16 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस। अब इसमें से देखो तो किया जाए, पहले आप कर लो, आपको टाइम देता हूं, आप आराम से करें, आप आराम से करें। इस तरह का क्वेश्चन नीट 2025 में भी पूछा गया है। इस बार नीट 2025 में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। करिए। अब चलो मैं करके दिखाता हूं कि इसमें से कौन सा आंसर है ना? और फिर देखते हैं किस बच्चे ने कितने क्वेश्चन सही किए। तो पहला मैच करते हैं। देखो 16 ग्राम O2 है, तो भाई इसको मोल बनाया, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये मोल हो गया।
फिर इसको नंबर बनाया, ये नंबर आ गया, मोल में Na से मल्टीप्लाई किया, नंबर आ गया। मगर नंबर किसका आएगा? मालिक्यूल का। मालिक्यूल का क्यों आएगा? क्योंकि मास मालिक्यूल का दिया है। एटम के नंबर बनाए, 2 से मल्टीप्लाई किया, एटम आ गए। तो इतने ऑक्सीजन एटम आ गए। अब ये सब लंबी क्वेश्चन है, जाने कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे तब आंसर मिलेगा। अब 4 ग्राम हाइड्रोजन ले लो, तो मोल बन गया, Na से मल्टीप्लाई किया, मालिक्यूल बन गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, एटम बन गया। तो इसका आंसर आ रहा है 4 Na। तो ये 1 Na है और ये 4 Na है, तो बराबर तो नहीं है, तो ये आंसर तो नहीं है। इसमें निकालो, तो ये तो यही दिया है, इसके एटम कितने हैं? Na। अब इसके निकालो, मोल Na से मल्टीप्लाई किया, मालिक्यूल बन गए। एक मालिक्यूल में कितने एटम? 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 3 Na है। तो ये कितना निकलेगा? मोल Na से मल्टीप्लाई किया, मालिक्यूल 2 से मल्टीप्लाई किया, एटम बन गया, तो 2 Na। 16 ग्राम O2 Na है, तो 32 ग्राम O2 क्या होगा? 2 Na। तो ये वाला सही है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 23 ग्राम ऑफ सोडियम, ये भी वाला सही है। इसके 2 आंसर है भाई। इसको मोल बनाया तो 1 मोल आ गया, Na से मल्टीप्लाई किया, एटम बन गए। इसको मोल बनाया, 1 मोल आ गया, Na से मल्टीप्लाई किया, एटम बन गए। तो यहां पर भी ठीक है। तो आंसर 2 है, सी और डी। इस क्वेश्चन के आंसर 2 है, सी और डी। इस क्वेश्चन के आंसर 2 है, सी और डी। अब 3 में से किसके कितने सही बताओ? 3 में से किसके कितने सही? जिन्होंने 3 में से 3 किए हैं वो सुपर, जिन्होंने 3 में से 3 किए हैं वो सुपर, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लेंदी है, टफ है। जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेंदी है, टफ है, और पहला वाला भी। 3 मैंने टीएचडी दिए थे, यस। 3 में से 3 किए, बहुत अच्छा। 3 में से 2 किए, उनका भी परफॉर्मेंस सही है। 3 में से 1 वालों का परफॉर्मेंस 100 है। वैसे 3 में से 1 कोई नहीं लिख रहा है, या तो 3 में से 3 या 3 में से 2। यस, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही। अब बच्चों देखो, वेरी गुड। आज से हमारा मोल खत्म हुआ है, मगर मैं मोल कॉन्सेप्ट बीच बीच में रिवाइज कराता रहूंगा। कैसे रिवाइज कराऊंगा ये मैं बता दूंगा, ठीक है? कैसे रिवाइज कराऊंगा मैं ये बता दूंगा आपको। आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। अब हम नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। हम लोग क्या करने जा रहे हैं? नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। सारे के सारे बच्चे इस जगह से स्टार्ट करें जो लगातार ज्वाइन होते चले जा रहे हैं। इस जगह से आप नए चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हो, तो सभी बच्चे लाइव क्लास को देखें, रिकॉर्डेड कोई बच्चा नहीं देखे। पहला पॉइंट, सभी बच्चे क्लास को कैसे देखें? लाइव देखें, रिकॉर्डेड कोई ना देखे, ठीक है? क्यों? जैसे वो बैकलॉग ना बनना पाए। देखो, जब आप रिकॉर्डेड में जाते हो तभी बैकलॉग बनता है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है अरे शाम को देख लेंगे, फिर होता है कल देख लेंगे, फिर होता है परसों देख लेंगे, फिर आपका बैकलॉग बनने लगता है। तो सारे बच्चे लाइव क्लास देखेंगे। हाँ बेटा, आज आपकी पहली क्लास है, तो आज से नया चैप्टर भी स्टार्ट है, लिक्विड सॉल्यूशन, है ना? तो सारे बच्चे लाइव क्लास देखें और हमारे साथ बने रहें पूरी ताकत के साथ। तो चलो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो देखो, लिक्विड सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन टर्म आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी मोल कॉन्सेप्ट में कंसंट्रेशन टर्म मैंने पूरा पढ़ाया है। लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में एनसीईआरटी में कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा हुआ है। कंसंट्रेशन टर्म मैंने पूरा का पूरा अभी मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है 5 क्लास पहले। तो वहां से मैं कंसंट्रेशन टर्म नहीं पढ़ाऊंगा, वेपर प्रेशर से चालू करूंगा, ठीक है? इसी वजह से लिक्विड मोल कॉन्सेप्ट के जस्ट बाद मैं लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाता हूं। जैसे आपको एक सब टॉपिक आप अपने आप कवर कर लो। तो अब चालू करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बताओ आप, सॉल्यूशन क्या होता है?
तो देखो सॉल्यूशन क्या होता है जरा समझो। देखो आप, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया जाता है तो क्या बनता है बच्चों? सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। क्लियर है? जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाओगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन। अब यार किसको सॉल्यूट कहोगे, किसको सॉल्वेंट कहोगे? किसको सॉल्यूट कहोगे, किसको सॉल्वेंट कहोगे? तो देखो सॉल्यूट किसको बोला जाता है? सॉल्यूट किसको बोला जाता है? जो स्मॉल अमाउंट में हो। सॉल्यूट किसको बोलते हैं? जो स्मॉल अमाउंट में हो। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? जो लार्ज स्केल में हो। किस में हो? लार्ज स्केल में हो या लार्ज अमाउंट में हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। जो लार्ज स्केल में हो उसको क्या बोलोगे? सॉल्वेंट। या फिर एक और बात है, मान लो मैंने दोनों के बराबर अमाउंट ले लिए, तो जितना अमाउंट मुन्ना मैंने सॉल्यूट का लिया उतना ही अमाउंट यदि मैंने सॉल्वेंट का ले लिया तो कैसे करोगे? प्रियांशु बेटा आज या कल में अपलोड करा दूंगा, है ना, ब्लैंक पीडीएफ पूरे चैप्टर की आज या कल में अपलोड करा दूंगा। तो जरा देखो अब पढ़ाने दो। लार्ज स्केल में जो है वो सॉल्वेंट है। मान लो दोनों का बराबर अमाउंट ले लिया, तो गौर से समझो, सॉल्यूशन जिसका नेचर एक्वायर करता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। मान लो सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है और सॉल्यूशन भी लिक्विड बन के आ रहा है, तो लिक्विड वाला पार्ट सॉल्वेंट होगा। मान लो सॉलिड सॉल्यूट हमारा सॉलिड है और हमने दोनों को 50-50% लिया है और सॉल्यूशन हमारा सॉलिड आ रहा है, तो सॉल्यूट वाले पार्ट को सॉल्यूशन सॉल्वेंट कहोगे। सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? सॉल्यूशन जिसका नेचर एक्वायर करेगा, मतलब सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट एक जैसा होना चाहिए। तो जब लार्ज स्केल में ना होके हम दोनों को यदि बराबर ले लेंगे तो सॉल्वेंट किसको बोलोगे? तो सॉल्वेंट किसको बोलोगे? गौर सुनो, सॉल्यूशन जिसका नेचर एक्वायर करता है, मतलब सॉल्यूशन जिसका नेचर, सॉल्यूशन जिसके जैसा दिखता है, ऐसा नहीं, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों का नेचर एक जैसा होगा, एक जैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, गौर से देखिए। मान लो आपने 50%, गौर से देखो, मैंने इसमें 50 ग्राम चीनी डाल दी। चीनी का मतलब समझते हो ना, शुगर। शुगर का मतलब सुक्रोज। मैंने क्या किया, इसमें 50 ग्राम शुगर डाली और 50 ग्राम ही पानी डाल दिया। अब बताओ जो सॉल्यूशन बनेगा वो किसके जैसा दिखेगा? इसमें तुमने 50 ग्राम शक्कर डाली और 50 ग्राम पानी डाल दिया। आपने एक गिलास लिया, उसमें 50 ग्राम पानी भर लिया और उसी में 50 ग्राम शुगर डाल दी। अब जो सॉल्यूशन बनेगा वो किसका जैसा दिखेगा? पानी जैसा दिखेगा। तो पानी सॉल्वेंट हो गया। इसके जैसा दिखेगा तो ये सॉल्वेंट हो गया। जबकि कोई लार्ज स्केल में नहीं है, दोनों का अमाउंट क्या है? बराबर है। दोनों का अमाउंट क्या है? बराबर। कोई लार्ज स्केल में नहीं है दोनों का अमाउंट कैसा है? बराबर। मगर सॉल्वेंट कौन होगा? पानी होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन पानी जैसा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन पानी जैसा दिख रहा है। इसलिए 50% शुगर, 50% पानी में सॉल्यूशन
बनेगा और जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें सॉल्वेंट किसका होगा? पानी का होगा। उसमें सॉल्वेंट कौन होगा? पानी होगा। क्लियर है? सभी बच्चों को यह बात क्लियर है कि नहीं? सॉल्यूशन जिसकी तरह दिखेगा उसका नाम सॉल्वेंट रखोगे यदि दोनों के अमाउंट बराबर है। यदि दोनों के अमाउंट क्या है? बराबर है। यदि दोनों के अमाउंट बराबर हैं तो ठीक है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो देखो, जो स्मॉल अमाउंट में होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, जो लार्ज अमाउंट में होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। इन जनरल ये होता है। इन जनरल ये होता है। अब आपको पता है कि मैं जरा सा भी पढ़ाता हूं तो क्वेश्चन जरूर कराता हूं, तो आप सभी बच्चे मुझे जवाब देंगे, ठीक है, कि इसमें क्या है। मैं पूछूंगा क्वेश्चन, जरा देखो, मैंने लिखा कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर सेलेक्ट सॉल्वेंट कंपोनेंट। ए कॉमन सॉल्ट, बी वाटर। बताओ इसमें सॉल्वेंट कंपोनेंट कौन है? सब लोग आंसर दें। मैंने कॉमन सॉल्ट को पानी में डाला है, तो जब कॉमन सॉल्ट को पानी में डालोगे तो बताओ सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन बनेगा? सॉल्वेंट कौन होगा? यस यस यस, सब लोग आंसर देंगे। सॉल्वेंट कौन होगा? वाटर। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन वाटर जैसा दिखेगा। सॉल्यूशन वाटर जैसा दिखेगा। अच्छा, अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसी के बगल में लिख रहा हूं, इसी के बगल में लिख रहा हूं, 1000 ग्राम कॉमन सॉल्ट मिक्स विद 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, सेलेक्ट सॉल्वेंट कंपोनेंट। ए कॉमन सॉल्ट, बी वाटर। बताओ भाई बच्चों, अब सॉल्वेंट कौन है? मैंने 1000 ग्राम नमक में 1 ड्रॉप पानी डाला है, जैसे घर में नमक रखा है और 1 ड्रॉप पानी उसमें पड़ जाए, 1 ड्रॉप पानी पड़ जाए, तो सॉल्वेंट कौन है? सब लोग आंसर दें, सॉल्वेंट कौन है? अब सॉल्वेंट कौन है? अब सॉल्वेंट कौन है? यस, बहुत सही, क्या बात है, नमक, कॉमन सॉल्ट। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूशन बनेगा वो नमक जैसा दिखेगा, और लार्ज अमाउंट में भी कौन है? नमक है। लार्ज अमाउंट में कौन है? नमक। और जो सॉल्यूशन है वो भी सॉल्वेंट जैसा दिखेगा। 1 ड्रॉप आपने पानी डाला है, टिप, अब बन गया सॉल्यूशन, है ना? बस वो हल्का सा क्या होगा? गीला हो जाएगा। क्लियर है सबको? हाँ, बच्चा कह रहा टाटा नमक, बहु मारे जाओगे। अच्छा, जब तुम्हें इतनी बात क्लियर हो गई तो अब मैं और बताता हूं। और देखो बच्चों, देखो कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट क्या होता है? अब एक टर्म है कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट होता है, हाँ, जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है इनका कॉमन नेम कंपोनेंट है। कंपोनेंट का मतलब हुआ दो चीजें मिलाई जा रही हैं, दो कंपोनेंट। आपने उसमें से एक कंपोनेंट को सॉल्यूट कह दिया है, एक कंपोनेंट को सॉल्वेंट कह दिया है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को कंपोनेंट बोला जाता है। मतलब कितने टाइप के कंपोनेंट यूज कर रहे हो। तो
तो ये भी, इसको भी कंपोनेंट, इसको भी कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि ये कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है। जैसे गौर सुना, हाइड्रोकार्बन, अब मेथेन को भी हाइड्रोकार्बन कहोगे, इथीन को भी हाइड्रोकार्बन कहोगे, एसिटिलीन को भी हाइड्रोकार्बन कहोगे। तो कंपोनेंट का मतलब कितने फिजिकल स्टेट आप मिला रहे हो, कितने टाइप के लिक्विड मिला रहे हो, कितने टाइप के सॉल्यूट मिला रहे हो। तो कंपोनेंट दोनों को बोला जाएगा, किसी एक को कंपोनेंट नहीं कहते हैं। सॉल्यूट को भी कंपोनेंट कह सकते हो, सॉल्वेंट को भी कंपोनेंट कह सकते हो, ये कॉमन नेम है। तो गौर समझो, कंपोनेंट किसको बोलते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इनको कंपोनेंट बोलते हैं। अब बताओ इस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट हैं? सब लोग बताएं। एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, इसमें कितने कंपोनेंट हैं? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सारे बच्चे मुझे बताएंगे। मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, उसमें शुगर है प्लस वाटर है। अब आप बताओ हाउ मैनी कंपोनेंट, हाउ मैनी कंपोनेंट? 1 2 3 4, कितने कंपोनेंट का बना है? कितने कंपोनेंट बने हैं बताओ? जितने सॉल्यूट है, जितने सॉल्वेंट है, उतने कंपोनेंट होते हैं। अब कितने कंपोनेंट है? एक कंपोनेंट ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया, तो कितने कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट है। क्या ये बात सबको क्लियर है? अच्छा, जितने कंपोनेंट होते हैं उसके हिसाब से सॉल्यूशन का नाम रखा जाता है। तो जैसे 2 कंपोनेंट है तो हम इसका नाम रखते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन किसको कहते हैं? जिसके 2 कंपोनेंट हो। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब जिसमें क्या हो? 2 कंपोनेंट हो। उसमें से एक का नाम रख दिया जाता है सॉल्यूट और एक का नाम रख दिया जाता है सॉल्वेंट। मतलब एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। तो बाइनरी कंपोनेंट किसको कहते हैं? जिसमें 2 कंपोनेंट हो। बाइनरी सॉल्यूशन किसको कहोगे? जिसमें 2 कंपोनेंट हो। क्लियर है? जिसमें 2 कंपोनेंट होंगे उसको बाइनरी सॉल्यूट कहेंगे। उसमें से एक कंपोनेंट को हम सॉल्यूट कहते हैं, एक कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट कहते हैं। यस। अब देखो सॉल्यूट कौन है? जो सॉल्यूशन में कम अमाउंट में होता है, सॉल्यूट। सॉल्वेंट कौन है? जो सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट। ठीक है। कंपोनेंट क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नाम कंपोनेंट होता है। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें 2 कंपोनेंट हो। उसमें से एक को सॉल्यूट कहोगे, एक को सॉल्वेंट कहोगे। एक को सॉल्यूट कहोगे, एक को सॉल्वेंट कहोगे। बच्चों ने कहा ठीक है। तो मैंने कहा जब ठीक है तो जरा ये बताओ, गौर से देखिएगा, बताइएगा, ठीक है। 1 ग्राम सॉल्ट, 1 ग्राम शुगर, dissolve in 500 ml water and form resultant solution। ठीक है। हाउ मैनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन? कंपोनेंट इन सॉल्यूशन A 1 B 2 C 3 D 4। बताओ, एक सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें 1 ग्राम सॉल्ट, 1 ग्राम शुगर और 500 ml पानी में डाला गया है।
तो बताओ इसमें कितने कंपोनेंट हैं? सब लोग आंसर दें, सब लोग आंसर दें। यस 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 यस, बहुत सही, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक कंपोनेंट हो गया सॉल्ट, एक कंपोनेंट हो गया शुगर, एक कंपोनेंट हो गया वाटर। तो टोटल कितने कंपोनेंट हो गए? 3 कंपोनेंट हो गए। यस, टोटल कितने कंपोनेंट हो गए? 3 कंपोनेंट हो गए। वेरी गुड, टोटल 3 कंपोनेंट का सॉल्यूशन बनाए। इसमें कितने कंपोनेंट हैं? 3 कंपोनेंट है। सही बात, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब हमें यह तो पता चल गया कि सॉल्यूशन में आपको एक सॉल्यूट रखना है, एक सॉल्वेंट रखना है, तो हम उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि 2 कंपोनेंट है। तो हमें बच्चों क्या पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। अब मैं आपको पढ़ाता हूं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? अच्छा, अब सारे बच्चे बताएं सॉल्यूट कितने टाइप का हो सकता है? सारे बच्चे इसकी फिजिकल स्टेट बताएं। सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट क्या क्या हो सकती है? सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट या तो गैस हो सकती है, या लिक्विड हो सकती है, या सॉलिड हो सकती है। हो सकती है, यस। अच्छा, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या क्या हो सकती है? सभी बच्चे बताएं भाई। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या क्या हो सकती है? या तो गैस हो सकता है, या वो लिक्विड हो सकता है, या वो सॉलिड हो सकता है। अब इसके बेसिस पे कितने तरह के सॉल्यूशन बना सकते हो? इनके बेसिस पे कितने तरह के सॉल्यूशन बना सकते हो? बताओ सब लोग, है ना? कितने तरह के सॉल्यूशन बना सकते हो? देखो, आपने सॉल्वेंट क्या कर दिया? लिक्विड कर दिया। सॉल्यूट क्या करोगे? गैस। सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड। सॉल्यूट क्या करोगे? लिक्विड। सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड। सॉल्यूट क्या करोगे? सॉलिड। तो टोटल 9 तरह के सॉल्यूशन बनेंगे। सॉल्वेंट फिक्स कर दिया, सॉल्यूट गैस एक, सॉल्यूट लिक्विड दूसरा, सॉल्यूट सॉलिड तीसरा। एक सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में 3 सॉल्यूशन बनेंगे। तो 3 सॉल्वेंट है, तो टोटल कितने सॉल्यूशन फॉर्म होंगे? टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन फॉर्म होंगे। ये मैथमेटिकली पॉसिबल है। ये क्या पॉसिबल है? मैथ के हिसाब से पॉसिबल है, मैथमेटिकली। मैथमेटिकली 9 तरह के सॉल्यूशन पॉसिबल है। कौन कौन से? जरा देखो, गौर सुनिएगा। पहला, मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? सॉल्वेंट को सेट कर दिया लिक्विड। सॉल्यूट कौन है? गैस। सॉल्वेंट को सेट किया लिक्विड। सॉल्यूट कौन है? लिक्विड। सॉल्वेंट को सेट किया लिक्विड। सॉल्यूट कौन है? सॉलिड। कितने टाइप के सॉल्यूशन मिले? 3। मिले कि नहीं मिले? अच्छा, अब आपने सॉल्वेंट को क्या कर दिया? गैस। सॉल्यूट कौन है? गैस। सॉल्वेंट को क्या किया है? गैस। सॉल्यूट कौन है? लिक्विड। सॉल्वेंट को क्या किया है? गैस। सॉल्यूट कौन है? सॉलिड। 3 टाइप के ये मिले। अब आपने सॉल्वेंट को फिक्स कर दिया सॉलिड। सॉल्यूट कौन है? गैस। सॉल्वेंट को फिक्स किया सॉलिड। सॉल्यूट कौन है? लिक्विड। सॉल्वेंट को फिक्स किया सॉलिड। सॉल्यूट कौन है? सॉलिड। अब एक एक करके मैं इनके बारे में डिटेल बताता हूं।
अब एक एक करके मैं इनके बारे में डिटेल बताता हूं। हाँ बेटा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो देखो, ये मैथ के हिसाब से 9 तरह के हैं, मगर रियलिटी में ये 8 तरह के होते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम सॉल्यूशन नहीं बोलते। गैस इन गैस, जब सॉल्वेंट भी गैस है, सॉल्यूट भी गैस है, तो इसको बोला जाता है गैस मिक्सचर। इसको बोला जाता है गैस मिक्सचर, नॉट ए सॉल्यूशन, नॉट ए सॉल्यूशन। इसको सॉल्यूशन की कैटेगरी में नहीं माना जाता। इसीलिए मेनली 8 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। मेनली कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप के। मैथ के हिसाब से 9 टाइप के बनेंगे, मगर उसमें से गैस इन गैस को गैस मिक्सचर कहा जाता है। क्यों? गैस, अब जैसे एयर है, एयर किसके जैसी दिख रही है? एयर किसकी जैसी दिख रही है? इसमें किसको सॉल्वेंट बोल दोगे, किसको सॉल्यूट बोल दोगे? हम नहीं बोल पाएंगे, है ना। एयर किसी की जैसी नहीं दिख रही है, वो सॉल्यूट की जैसी भी दिख रही है, वो सॉल्वेंट की जैसी भी दिख रही है। तो हम इसमें से किसको सॉल्यूट बोले, किसको सॉल्वेंट बोले? तो जब सॉल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है, तो उसको क्या नाम दोगे? गैस मिक्सचर। वो सॉल्यूशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्या ये बात ध्यान रहेगी? जब सॉल्यूट भी हमारा गैस है, सॉल्वेंट भी हमारा गैस है, तो उसको क्या नाम दोगे? गैस मिक्सचर। वो सॉल्यूशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है? यस या नो बताओ। हाँ, यस। वेरी गुड, ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको अभी क्या पढ़ाया है? फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूशन 8 टाइप के होते हैं। गैस इन गैस को हम सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं, गैसियस मिक्सचर बोलते हैं। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूशन 8 टाइप के होते हैं। गैस इन गैस को हम सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं, गैसियस मिक्सचर बोलते हैं। इतना बात सही है? इतना बात सही है? अच्छा, हाँ, सीएसडी भी देंगे, टॉपिक चल जाए। अब बताओ, नाम क्या होगा सॉल्यूशन का? तो गौर सुनिए, जो सॉल्वेंट होता है उसी के बेसिस पे सॉल्यूशन का नाम रखा जाता है। जैसे यहां सॉल्वेंट कौन है? लिक्विड, तो ये सारे सॉल्यूशन बोले जाएंगे लिक्विड सॉल्यूशन। ये सारे सॉल्यूशन बोले जाएंगे लिक्विड सॉल्यूशन। अब इसमें सॉल्यूशन सॉल्वेंट कौन है? इसमें सॉल्वेंट कौन है? गैस, तो ये सारे सॉल्यूशन बोले जाएंगे गैस सॉल्यूशन। इनको क्या नाम दोगे? गैस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का नाम सॉल्वेंट के नाम पे रखा जाता है। सॉल्वेंट क्या है? गैस, तो गैस सॉल्यूशन। सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड, तो लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड, तो इनको क्या नाम दोगे? सॉलिड सॉल्यूशन। इनको क्या नाम दोगे? सॉलिड। हाँ, सॉल्यूशन में लिक्विड हो ये जरूरी नहीं है। तो फिर से समझो, मैं एक एक करके सारी बातें बताता हूं, फिर सीएसडी देता हूं। पहले इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं, पहले मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, आपकी ये एनसीईआरटी है, इसके बारे में देखो। देखो, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन। यदि गैस सॉल्यूशन है तो देखो सॉल्वेंट क्या है? गैस, 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 इसीलिए इसका नाम रखा गया है गैस सॉल्यूशन। जो सॉल्वेंट का नेचर होता है उसके बेसिस पे हम सॉल्यूशन का नाम रखते हैं। सॉल्वेंट गैस, सॉल्वेंट गैस, सॉल्वेंट गैस, तो गैस सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट लिक्विड, सॉल्वेंट लिक्विड, सॉल्वेंट लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट सॉलिड, सॉल्वेंट सॉलिड, सॉल्वेंट सॉलिड, सॉलिड सॉल्यूशन है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? ये एनसीईआरटी की टेबल है। अब एनसीईआरटी की टेबल है तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने चाहिए। अब देखो, गैस इन गैस को मैंने सॉल्यूशन नहीं बोला है, तो गैस इन गैस को ये भी सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं। ये देखो क्या बोलते हैं? मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। आप चाहें तो
मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। अब इसमें से सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, जरा बताओ। नहीं बता पाओगे तो ये सॉल्यूशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब देखो सॉल्यूट क्या है, लिक्विड, और सॉल्वेंट क्या है, गैस। क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, लिक्विड होता है, और नाइट्रोजन क्या होता है, गैस होती है। तो नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म की ड्रॉपलेट डाल दो, ठीक है। इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लिक्विड और गैस सॉल्यूशन। ये देखो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, सॉल्वेंट हमारा गैस है तो गैस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन। इतनी बात याद रहेगी। सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट गैस है तो गैस सॉल्यूशन, और सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन। अब जरा देखो सीएसडी दे देता हूं मैं, शॉर्ट नोट्स, कॉन्सेप्ट नोट्स, ठीक है, फार्मूला सीट सब साथ में बनवाता जा रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, आपको कुछ नहीं करना है, मस्त पढ़ाई करो। देखो मैंने आपको पढ़ाया कि सॉल्यूशन जो होता है दो चीजों से मिलके बनता है, एक को सॉल्यूट कहते हैं, दूसरे को सॉल्वेंट कहते हैं, और इनका कॉमन नेम क्या होता है, कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट क्या है, कॉमन नेम है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को कंपोनेंट कहा जाता है। जिसमें दो कंपोनेंट होंगे उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहोगे। बाइनरी सॉल्यूशन किसको कहोगे, जिसमें दो कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट, दो कंपोनेंट। ओ सॉरी, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टोटल 8 टाइप के सॉल्यूशन है इन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेसिस पर 8 टाइप के सॉल्यूशन है। गैस, इन गैस को गैस मिक्सचर कहा जाता है। गैस, सॉल्यूट, गैस, सॉल्वेंट, इसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड गैस मिक्सचर, नॉट सॉल्यूशन, नॉट सॉल्यूशन। इसको हम गैस मिक्सचर बोलते हैं, सॉल्यूशन नहीं बोलते, ठीक है। नेम ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है, नेम ऑफ सॉल्यूशन, नेम ऑफ सॉल्यूशन नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। यदि सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन नाम होगा, यदि सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन नाम होगा, यदि सॉल्वेंट गैस है तो गैस सॉल्यूशन नाम होगा। हम सॉल्वेंट को क्या कहेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे यदि हमारा सॉल्वेंट लिक्विड है। यदि सॉल्वेंट लिक्विड है तो इसको लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। यदि सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है तो हम क्या नाम देंगे, सॉलिड सॉल्यूशन नाम देंगे। तो सॉल्यूशन का नाम किस पे डिपेंड करेगा, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का नाम नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। इतनी बात अभी तक मैंने पढ़ाई है, क्या ये सही है, इतनी बात अभी तक मैंने पढ़ाई है। जो पढ़ाई वो समरी फॉर्म में लिख दी है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके सॉल्यूशन बनता है। जो स्मॉल स्केल में होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, जो लार्ज स्केल में होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। कंपोनेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कंपोनेंट माना जाता है। यदि किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। टोटल 8 टाइप के सॉल्यूशन पॉसिबल है।
गैस इन गैस को हम सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं, गैसियस मिक्सचर बोलते हैं। सॉल्यूशन का नाम सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। यदि सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन, यदि सॉल्वेंट गैस है तो गैस सॉल्यूशन। क्लियर है? अब बच्चे कह रहे हैं कि सर हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, और ये सारे के सारे होमोजीनियस सॉल्यूशन है। ये जो आपके 8 टाइप के सॉल्यूशन है ये सब कैसे हैं? होमोजीनियस। ये भी लिख देता हूं, होमोजीनियस। ये हेट्रोजीनियस नहीं है। हम जो सॉल्यूशन पढ़ते हैं वो होमोजीनियस सॉल्यूशन पढ़ते हैं। कैसे पढ़ोगे? होमोजीनियस। अब बताओ आंसर दो सारे लोग, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करोगे तो मानोगे नहीं। एक तो तुम्हें ये भी तो दिक्कत है कि एक लाइन लिखो नहीं कि क्वेश्चन चाहिए, तुम्हें एक लाइन लिखो नहीं कि क्वेश्चन चाहिए। हर टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए, हर टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए। बड़े जिद्दी बच्चे हैं हमारे। आंसर बताओ। क्लोरीन डिसॉल्व इन वाटर इज एग्जांपल ऑफ गैस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। नाम किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट पे। तो पहले सॉल्वेंट पहचानो। नाम किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट पे। तो मुन्ना पहले सॉल्वेंट पहचानो ना। अरे बहु मारे जाओगे। पहले क्या पहचानोगे? सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट कौन है? आपको पता है क्लोरीन गैस होता है और ये लिक्विड है, तो सॉल्वेंट कौन है? वाटर। अब यदि सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर कैसा है? लिक्विड। तो ये कैसा होगा? लिक्विड सॉल्यूशन होगा। क्या बात? ये कैसा होगा? लिक्विड सॉल्यूशन होगा। बॉस अच्छा, बच्चों ने जिद की कि एक क्वेश्चन हम और करेंगे। बच्चों ने जिद की हम एक क्वेश्चन और करेंगे। ये बताओ, सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर। यदि सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालेंगे तो ये कैसा होगा? सॉलिड सॉल्यूशन या लिक्विड सॉल्यूशन? तो भाई वाटर यहां पर भी सॉल्वेंट होगा, वाटर यहां पर भी सॉल्वेंट होगा। नमक को पानी में डाल रहे हो, नमक को पानी में डालने पर पानी जैसा दिखता है, तो ये भी कैसा होगा? लिक्विड सॉल्यूशन। ये भी कैसा होगा? लिक्विड सॉल्यूशन। ओह अरे यार, फिर तुमने क्वेश्चन पूछ लिया, फिर तुमने कह दिया सेलेक्ट द एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें से लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल कौन है? इथाइल अल्कोहल डिसॉल्व इन वाटर, ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर, कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर। बताओ लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल कौन है? भाई इसमें वाटर सॉल्वेंट है, इसमें भी वाटर सॉल्वेंट है, इसमें भी वाटर सॉल्वेंट है, तो ये सब के सब लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट वाटर है, सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्यूट सॉलिड है। मगर सॉल्वेंट के नेचर के बेसिस पे सॉल्यूशन का नॉमेनक्लेचर किया जाता है, सॉल्यूशन का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। क्या ये बात सही है? अच्छा, अब इसको बताओ। अब देखो सब कराता जाऊंगा, आप ध्यान दो। डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन करा दिया। हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड? बताओ सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है? देखो जो जो इन्होंने कहा है ये बताओ, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को, होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप के होते हैं। राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप विद एग्जांपल, वो टेबल में लिखा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन करो, गिवन एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। आपको कैसा चाहिए? सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन में बताओ सॉल्वेंट क्या होगा? सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन होगा? सॉलिड है। और लिक्विड कौन होगा? इन विच सॉल्यूट इज लिक्विड। सॉल्यूट कैसा हो? गैस हो, सॉरी, इन विच सॉल्यूट इज गैस। ऐसे सॉल्यूशन का एग्जांपल दो, ऐसे सॉल्यूशन का एग्जांपल दो जिसमें सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड,
और सॉल्यूट क्या है? गैस। बताओ, सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड। सॉल्यूट क्या है? गैस। और मैं आपको कह रहा हूं आप बहुत भयंकर तरीके से उसको यूज करते हो, बहुत भयंकर तरीके से यूज करते हो। मैं बताऊं, डरोगे तो नहीं? अरे ना मुन्ना, ना मुन्ना ना। अरे ना डरना बेटा, बहुत भयंकर तरीके से यूज करते हो आप। रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यूज करते हो प्लेटेनियम प्लस हाइड्रोजन, प्लेडेनियम प्लस हाइड्रोजन, रैनी निकल प्लस हाइड्रोजन। ये क्या है मुन्ना? सॉलिड सरफेस पे गैस एब्जॉर्ब हो रही है। ये सॉलिड हो गया हमारा सॉल्वेंट और गैस हो गई हमारा सॉल्यूट। रिडक्शन कराते हो ना, ये देखो, ये देखो, ये एल्कीन है, हमने कहा इसका रिडक्शन करो पीटी ऑब्लिक हाइड्रोजन, तो क्या आएगा? ये आएगा। मेटल को है सभी प्यारे, मेटल को है सभी प्यारे, इसका मतलब मेटल सबका रिडक्शन कर देता है। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। मेटल को है सभी प्यारे, पर पीडी है कुछ खास हमारे। आपको मैं जब रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा मेटल किसको किसको करता है। मेटल को है सभी प्यारे, पर पीडी है कुछ खास हमारे। रुदीनियम कार्बन, रुदीनियम कार्बन एंड सीबीसी ऑक्साइड ही करते हैं एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट प्यारे, एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट प्यारे। तो ये मेटल का पूरा रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा दिया मैंने, पूरी ऑर्गेनिक का। जब पढ़ाऊंगा तो इसकी डिटेल दूंगा। बस सिंपल सी एक शायरी है, क्या? मेटल को है सभी प्यारे, मतलब मेटल सभी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है, पर पीडी है कुछ खास हमारे। मगर पीडी जो होता है उसके पास कुछ खास प्रॉपर्टी है, क्या? जैसे रोजनमुंड रिडक्शन, वो क्या करता है? COCl को CHO में ले जाता है ना, रोजनमुंड रिडक्शन। तो वो मैं जब पढ़ाऊंगा तो डिटेल दूंगा। तो अभी मैं एग्जांपल पढ़ा रहा हूं, तो मैं एग्जांपल बताता हूं आपसे। उसने कहा कि सॉलिड कैसा होना चाहिए? जो हमारा सॉल्वेंट है वो सॉलिड होना चाहिए। क्यों? वो कह रहा है एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन एग्जांपल है, तो सॉल्यूशन का नाम किसके बेसिस पे रखा जाता है? सॉल्वेंट पे। तो जब इसने सॉलिड कह दिया तो इसका मतलब सॉल्वेंट हमारा कैसा है? सॉलिड। और सॉल्यूट कैसा है? वो लिख रहा है गैस। तो इसके बेस्ट एग्जांपल क्या है? आपके रिड्यूसिंग एजेंट। प्लेटेनियम सरफेस पे हाइड्रोजन गैस इम्बीडेड हो जाती है। ये जो प्लेटेनियम सरफेस है, ये प्लेटेनियम सरफेस है, इस पर हाइड्रोजन गैस इम्बीडेड हो जाती है, ऐसे धस जाती है। और धसने को हम ऐसे दिखाते हैं, धसने को हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे। तो ये बन गया सॉलिड सॉल्वेंट में गैस सॉल्यूट। क्लियर है सबको? एग्जांपल समझ में आ गया? एग्जांपल सबको समझ में आया कि नहीं? यस या नो? यस या नो? यस या नो? यस या नो? हाँ, गुड 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 गुड। अच्छा, आ गया है, आ गया है, ओके। अब बच्चे कह रहे हैं सर आ गया है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे कह रहे हैं आ गया है, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, हमें क्या करना है बच्चे जब कह रहे हैं। अच्छा, तो चलो भाई, जब जिद कर रहे हो तो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, जिद कर रहे हो तो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, ठीक है? 1 ड्रॉप वाटर, 1 ड्रॉप वाटर present in 1 ड्रॉप वाटर present in 1 liter air, which type of solution form? A, gas,
सॉल्यूशन, बी लिक्विड सॉल्यूशन, सी सॉलिड सॉल्यूशन, डी कैन नॉट से। हम कुछ नहीं कह सकते, हम तो निकारे नकम्मे टाइप के हैं, इसलिए हम कुछ कह ही नहीं सकते। अब बताओ, हमारे पास 1 लीटर एयर है, अब उसमें मैंने कुछ ड्रॉप पानी की डाल दी है, तो किस टाइप का सोल्यूशन जनरेट होगा? किस टाइप का सोल्यूशन जनरेट होगा? भाई देखो, 2 चीजें मिलाई गई हैं, वाटर जो 1 ड्रॉप है, मतलब बहुत कम अमाउंट में है, और एयर जो बहुत सारी है ना, लार्ज अमाउंट में 1000 ml है, मतलब 1 लीटर है। अब जो सोल्यूशन बनेगा वो किस कैटेगरी का बनेगा? सोल्यूशन का नाम किसके बेसिस पे रखा जाता है? बताओ बताओ बताओ, सोल्यूशन का नाम किसके बेसिस पे रखा जाता है? सॉल्वेंट के बेसिस पे। इसका मतलब प्रभु वो कह रहा है इन दोनों में से सॉल्वेंट कौन है, इसका मतलब वो पूछ रहा है सॉल्वेंट कौन है। आपने ओस का नाम सुना है? फॉग जिसको कहते हैं। सर्दी के दिनों में क्या होता है? सर्दी के दिनों में होता क्या है, जो एयर है, एयर के ऊपर पानी की बूंदें बैठ जाती हैं, एयर के ऊपर पानी की बूंदें आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो एयर है वो नीचे आ जाती है, डेंसिटी हाई होने की वजह से, मास ज्यादा होने की वजह से। उसी को हम फॉग कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? फॉग कहते हैं, है ना। जो एयर है, एयर के ऊपर पानी की बूंदें कंडेंस हो जाती हैं, उसी को हम फॉग कहते हैं। तो ये क्या है? इसमें एयर हमारा सॉल्वेंट है, इसमें एयर हमारा सॉल्वेंट है, क्योंकि एयर लार्ज स्केल में है। एयर हमारा सॉल्वेंट है क्योंकि एयर लार्ज स्केल में है। तो ये किस टाइप का सोल्यूशन होगा? गैस सोल्यूशन होगा। ये किस टाइप का सोल्यूशन होगा? गैस सोल्यूशन होगा। क्लियर है सबको? ये किस टाइप का सोल्यूशन होगा? ये किस टाइप का सोल्यूशन होगा? गैस सोल्यूशन होगा। कार्बन एंड कार्बोहाइड्रेट में डिफरेंस क्या है? हाइड्रोकार्बन और कार्बोहाइड्रेट में डिफरेंस क्या है? अरे बेटा, पहली बात तो ये फिजिकल अभी चल रही है, ऑर्गेनिक पढ़ा नहीं रहा हूं, ठीक है? तो इस समय सिर्फ फिजिकल के क्वेश्चन पूछो। फिर भी तुम पूछ रहे हो तो मैं एक बार बता देता हूं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, वो कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। और हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता ही नहीं है। और कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन जरूर होता है। क्यों? क्योंकि वो कार्बन के हाइड्रेट हैं, मतलब कार्बन उनके साथ में वाटर जुड़ा हुआ है, उनके साथ में कार्बन के साथ जब वाटर जुड़ा तो कार्बोहाइड्रेट, तो इसका मतलब उसके पास ऑक्सीजन होगा। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन के हाइड्रोजन है, तो कार्बन के हाइड्रोजन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है उसमें। और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जरूर होगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। किसी भी तरह का कार्बोहाइड्रेट सॉलिड होता है, और हाइड्रोकार्बन गैस भी होता है, लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है। दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। तो वो सब छोड़ दो, अब मुझे पढ़ाने दो। तो कर लोगे? कर लोगे पक्का? पक्का कर लोगे? चलो आगे बढ़े बच्चों। सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन तो समझ गए, सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन तो समझ गए। अरे अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर मैं मैचिंग करूंगा। यार ये तो बड़ी दिक्कत है। एक बच्चा कह रहा है सर मैं मैचिंग करूंगा, ये बड़ी दिक्कत है भाई। एक बच्चे का कहना है कि सर मैं मैचिंग करूंगा। भाई इस तरह की देखो ये नहीं चलेगी तानाशाही, कि मैं अगली हेडिंग पढ़ाने जा रहा था, अब तुम कह रहे हो कि नहीं सर एक क्वेश्चन और दो जो मैचिंग हो, मैं मैचिंग करूंगा।
पी। ऐसा नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा, आज मैं कर देता हूं, ठीक है, आगे से नहीं करूंगा। चलो ठीक है, अच्छे से बताइएगा। क्लोरीन गैस, क्लोरीन इन वाटर, ब्रोमीन इन वाटर, आयोडीन इन वाटर, PQRS, PQR, आर कहां गया, आर, ओ सॉरी, आर एस, ठीक है, एस, वाटर ड्रॉप इन एयर, टी, टी, हाइड्रोजन गैस इन पीडी सरफेस। बताओ भाई, अब मैं मैच पूछ रहा हूं, सारे बच्चे बताएं, सबसे पहले ए का मैच क्या होगा, इनमें से कौन कौन लिक्विड सॉल्यूशन है, बी का मैच क्या होगा और सी का मैच क्या होगा। तो सबसे पहले सारे बच्चे ए का मैच बताएं, सबसे पहले सारे बच्चे ए का मैच बताएं, लिक्विड सॉल्यूशन कौन होगा, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन होता है, लिक्विड होता है, बताइए। तो ए का मैच कौन है, देखो क्लोरीन गैस है, गैस इन लिक्विड, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है इन लिक्विड, और ये सॉलिड है, आयोडीन सॉलिड होता है इन लिक्विड, मगर इन सबका सॉल्वेंट कौन है, लिक्विड है। तो सॉल्यूशन का नाम सॉल्वेंट के नाम पे रखा जाता है, सॉल्यूट के नाम पे नहीं रखा जाता है, जबकि सॉल्यूट गैस है, सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्यूट सॉलिड है, मगर सॉल्यूशन का नाम सॉल्वेंट के नाम पे रखा जाता है, और तीनों में सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड। तो इसका मैच पी भी होगा, क्यू भी होगा, आर भी होगा। अब यहां पे सॉल्वेंट कौन है, एयर, वाटर की ड्रॉप एयर पे रखी गई है, तो ये सॉल्वेंट है और ये गैस है, तो ये गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा। बी का मैच कौन होगा, ये सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन होना चाहिए, सॉलिड, प्लेटिनियम सरफेस पे, प्लेटिनियम सरफेस पे हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब कराई गई है, प्लेटिनियम सरफेस पे हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब कराई गई है, तो ये किस तरह का सॉल्यूशन होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा। प्लेटिनियम सरफेस पे हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब कराई गई है, तो ये किस तरह का सॉल्यूशन होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा। क्लियर, क्लियर। अब जरा देखो बच्चों, आपने क्या क्या पढ़ लिया, सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, बेटा मेरी तरफ से आवाज बिल्कुल सही है, सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, है ना, ये सारी बातें मैंने पढ़ा दी। अब आप मुझे बताओ, हमें जो पढ़ना है सॉल्यूशन, वो पहला सॉल्यूशन है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। हमें जो सॉल्यूशन पढ़ना है बेटा वो कौन सा है, हमें पढ़ना है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब होता है क्या है, हमारा सॉल्यूट भी क्या है, लिक्विड है, और हमारा सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड है, दोनों ही लिक्विड है, दोनों ही लिक्विड है, सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। क्या आवाज क्रैक हो रही है क्या, आवाज में किसी तरह की प्रॉब्लम है क्या, आवाज क्रैक हो रही है किसी तरह की, नो, नहीं सर। अच्छा, तो देखो हम पढ़ने जा रहे हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट भी कैसा है, लिक्विड, सॉल्वेंट भी कैसा है, लिक्विड। अच्छा, लिक्विड दो तरह के होते हैं, लिक्विड कैसे होते हैं, दो तरह के, एक एक जो वेपर बनाते हैं, वेपर
फॉर्म करते हैं। और एक जो वेपर बनाते नहीं है, वेपर फॉर्म नहीं करते हैं। जो वेपर बनाते हैं उनको कहा जाता है वेलेटाइल लिक्विड। क्या बोला जाता है बच्चों? वेलेटाइल लिक्विड। मतलब वो वेपर बनाते हैं, जो वेपर बनाते हैं उनको वेलेटाइल लिक्विड बोलते हैं, और जो वेपर नहीं बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? नॉन वेलेटाइल लिक्विड। क्या बात समझ पाए? हमें पढ़ना है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्यूट भी हमारा लिक्विड होना चाहिए, सॉल्वेंट भी हमारा लिक्विड होना चाहिए। लिक्विड में एक प्रॉपर्टी होती है उनका वेपर बनाना। कुछ लिक्विड वेपर बनाते हैं और कुछ लिक्विड वेपर नहीं बनाते हैं। जो वेपर फॉर्म करते हैं उनको वेलेटाइल लिक्विड कहते हैं, और जो वेपर नहीं फॉर्म करते उनको नॉन वेलेटाइल लिक्विड कहते हैं। जो वेपर फॉर्म करते हैं उनको वेलेटाइल लिक्विड कहते हैं। वो अपने आप वेपर बनाते रहते हैं तो उनका नाम रखा जाता है वेलेटाइल लिक्विड। और जो वेपर नहीं बनाते उनका नाम रखा जाता है नॉन वेलेटाइल लिक्विड। ये बात सही है? ये बात सही है। अब लिक्विड की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है उसका वेपर प्रेशर। क्यों? क्योंकि वो वेपर बना रहा है। तो लिक्विड की क्या है प्रॉपर्टी होती है? लिक्विड की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है वेपर प्रेशर। क्या होता है? वेपर प्रेशर। हमें ये हेडिंग पढ़नी है, हमें ये हेडिंग पढ़नी है। तो सबसे पहले इतनी बात समझ में आ गई, लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड। लिक्विड दो तरह के होते हैं। जो लिक्विड वेपर बनाते हैं उनको वेलेटाइल लिक्विड कहते हैं, जो लिक्विड वेपर नहीं बनाते उनको नॉन वेलेटाइल लिक्विड कहते हैं। तो लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है वेपर प्रेशर। हमें पढ़ना है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। हमें क्या पढ़ना है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ये देखो, अब देखो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कैसे पढ़ा जाता है जरा समझो। अब गौर समझना, यहां से चैप्टर स्टार्ट है। देखो मैंने एक कंटेनर लिया, ये यदि ये कंटेनर ओपन है तो क्या कोई बच्चा प्रेशर बता सकता है? एक ओपन कंटेनर है बच्चों मेरे पास, बच्चों मेरे पास एक ओपन कंटेनर है, बताओ इस पर कितना प्रेशर लग रहा होगा? यदि कोई कंटेनर ओपन है तो बताओ इस पर कितना प्रेशर लगेगा? ओपन कंटेनर पर कितना प्रेशर जनरेट होता है या नहीं होगा? ओपन कंटेनर पे प्रेशर बताना है, बताओ। यदि कोई ओपन कंटेनर है तो उस पर कितना प्रेशर लगता है? यदि कोई ओपन कंटेनर है तो उस पर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, जो भी उस समय एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। जैसे मैं क्या हूं? ओपन हूं, मेरे ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तुम्हारे ऊपर कितना लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई भी कंटेनर ओपन है उसके ऊपर हमेशा कितना प्रेशर आएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा। तो यदि कंटेनर ओपन है तो उसका प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। अब वो कितना होगा पता नहीं। इन जनरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm ऑफ Hg होता है। इन जनरल 760 mm होता है या 1 एटमॉस्फेयर होता है, मगर जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसके बराबर लगेगा। ये ध्यान रखिए, जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके बराबर लगेगा। तो ओपन कंटेनर का प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर होता है या 760 होता है। क्या ये सही है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब इस प्रॉपर्टी में, इस हेडिंग में हमें कंटेनर कैसा रखना है? क्लोज। पहली कंडीशन समझो, वेपर प्रेशर की पहली कंडीशन है कि कंटेनर क्लोज होना चाहिए। कंडीशन देखो, वेपर प्रेशर कब काउंट होता है? वेपर प्रेशर तब काउंट होता है जब कंटेनर क्लोज हो, क्लोज कंटेनर।
यदि कंटेनर ओपन होगा तो हमेशा प्रेशर सेम रहेगा। क्लोज कंटेनर पर काउंट होता है। भाई बताओ, यदि कंटेनर ओपन है तो हमेशा प्रेशर कितना रहेगा? 1 ही रहेगा, है कि नहीं? है कि नहीं बताओ? तो इसका मतलब यदि प्रेशर हमें काउंट करना है तो पहले कंटेनर को क्रॉस करना पड़ेगा, नहीं तो हम वेपर का प्रेशर कैसे निकाल पाएंगे? हेडिंग का नाम है वेपर प्रेशर। इसका मतलब क्या है? वेपर का प्रेशर बताओ। और यदि कंटेनर ओपन है तो ऑलवेज प्रेशर फिक्स है और कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू कितनी फिक्स है? 1 एटमॉस्फेयर। तो वेपर प्रेशर इसीलिए क्लोज कंटेनर पे मेजर किया जाता है। दूसरा, जो लिक्विड हो वो कैसा हो? वेलेटाइल हो। अब यार यदि वो वेलेटाइल है ही नहीं, वेपर बना ही नहीं रहा है, तो वेपर प्रेशर क्या घंटा आएगा? बताओ भाई, यदि वो वेपर बना ही नहीं रहा है तो वेपर प्रेशर कैसे आएगा? तो इसका मतलब वो वेलेटाइल कैसा होना चाहिए? वो लिक्विड कैसा होना चाहिए? वेलेटाइल नेचर का होना चाहिए। वो लिक्विड कैसा होना चाहिए? वेलेटाइल नेचर का होना चाहिए। तो पहला पॉइंट हुआ कि कंटेनर क्लोज है, दूसरा पॉइंट हुआ कि लिक्विड वेलेटाइल है। लिक्विड कैसा है? वेलेटाइल है। अब जब लिक्विड वेलेटाइल है तो वो वेपर बनाएगा, ऐसे 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 ऐसे। तो लिक्विड से वेपर में जा रहे हो, ये क्या है? वेपर, और ये क्या है? लिक्विड। तो लिक्विड से वेपर में जाने को बच्चों क्या कहते हैं? बताओ, लिक्विड से वेपर में जाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? सारे बच्चे बताएं, लिक्विड से वेपर में जाने को क्या कहते हैं? आप लिक्विड से वेपर में जा रहे हो, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? बताओ, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? तो इस प्रोसेस को कहते हैं एवोपरेशन। इस प्रोसेस का क्या नाम होता है? एवोपरेशन। यस, एवोपरेशन। लिक्विड से वेपर में जाना एवोपरेशन है। अच्छा, प्रोसेस होगा कैसा? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि आप लिक्विड के बीच के अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करके ऊपर की ओर जा रहे होगे। लिक्विड इस तरह का होता है, देखो कोई लिक्विड जो होता है वो इस तरह का होता है, आपको बताता हूं। लिक्विड कुछ इस तरह का होता है, लिक्विड के बीच में इस तरह के अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, तो किसी फोर्स को ब्रेक करते हो। और जबकि वेपर इस तरह का होता है, उसके बीच में कोई फोर्स नहीं होते, तो इसका मतलब आप इसको ब्रेक कर रहे हो, और ब्रेक करोगे तो एनर्जी दोगे, और जब एनर्जी दोगे तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो क्या हुआ? पहला पॉइंट, कंटेनर क्लोज है। दूसरा पॉइंट, जो हमने लिक्विड डाला है वो वेलेटाइल है। जो हमने लिक्विड डाला है वो वेलेटाइल है। तो क्या हुआ? लिक्विड ने वेपर बनाई, लिक्विड ने वेपर बनाई, तो इस प्रोसेस को कहते हैं एवोपोरेशन। अब वेपर बनती रहेगी तो बाहर तो निकल नहीं पा रही है, क्यों? कंटेनर क्लोज है। तो जब बाहर नहीं निकल पा रही है तो वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। बाहर नहीं निकल पा रही है तो अब क्या होगा? कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे। तो जब कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगी तो प्रोसेस क्या है? वेपर से लिक्विड बनना है। वेपर से लिक्विड बनने को क्या कहते हैं? वेपर से लिक्विड बनने को क्या कहते हैं? प्रोसेस का नाम क्या है? वेपर से लिक्विड आना क्या है? कंडेंसेशन। वेपर से लिक्विड आना क्या है? कंडेंसेशन। अब ये प्रोसेस कैसा होगा? ये प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक। बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, एंडोथर्मिक। बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, एक्सोथर्मिक। तो ये प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक। और प्रोसेस का नाम क्या है? कंडेंसेशन। वेपर से लिक्विड बनना। अच्छा, आप क्या है? लिक्विड से वेपर बनना है, वेपर से लिक्विड बनना है, तो एक समय आएगा कि दोनों में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगी।
एक समय आएगा कि दोनों में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगी, इस समय ऐसे, ये देखो इक्विलिब्रियम आ गई। अभी इक्विलिब्रियम का साइन नहीं था, वन डायरेक्शनल साइन था, अब इक्विलिब्रियम आ गई। ये क्या है? एवोपरेशन, लिक्विड से वेपर बनना। और ये देखो ये वाला क्या है? वेपर से लिक्विड, मतलब कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब प्रोसेस चल किधर रहा है? एवोपरेशन की साइड में। इक्विलिब्रियम आ गया है, मगर प्रोसेस चल के इक्विलिब्रियम कब बना रहा है? जब कुछ वेपर बन गई। तो ये प्रोसेस होता कैसा है? रिजल्टेंट प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक। रिजल्टेंट प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? कुछ लिक्विड ने वेपर बना ली है, इसलिए रिजल्टेंट प्रोसेस एंडोथर्मिक है। तो देखो, लिक्विड से वेपर जाना एवोपरेशन, वेपर से लिक्विड आना कंडेंसेशन। एक समय ऐसा आएगा कि दोनों में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगी। जब हम डबल हेडेड एरो लगा देते हैं, जब हम डबल हेडेड एरो लगा देते हैं, इसका मतलब आप कह रहे हो कि इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गई है। आप क्या कह रहे हो? कि इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गई है, सैचुरेशन आ गया है, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गई। इसी को कहते हैं सैचुरेशन स्टेट, सैचुरेटेड स्टेट, सैचुरेटेड स्टेट या इक्विलिब्रियम स्टेट। इतनी बात सबको क्लियर हुई? जब किसी लिक्विड को, देखो डेल्टा प्लस क्यों है? डेल्टा प्लस इसलिए है क्योंकि प्रोसेस हो रहा है, लिक्विड वेपर बना रहा है। रिजल्टेंट क्या है? कि लिक्विड वेपर बना रहा है। रिजल्टेंट ये है, लिक्विड वेपर बना रहा है, तो लिक्विड से वेपर में जाना क्या है? एंडोथर्मिक है, इसीलिए रिजल्टेंट एंडोथर्मिक आ रहा है, रिजल्टेंट एंडोथर्मिक आ रहा है। तो जरा देखो बच्चों, लिक्विड से वेपर बनेगी, वेपर से लिक्विड बनेगी, एक समय आएगा कि उनमें इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगी, एक समय आएगा कि उनमें इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगी। जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगी, गौर सुनना, जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगी तो ये वेपर जो प्रेशर जनरेट करेगी, उस प्रेशर को ही वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहेंगे। ये वेपर जो प्रेशर जनरेट करती है, उसी को वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं। तो क्या है? लिक्विड और वेपर के बीच में जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगी, उस समय वेपर जो भी प्रेशर जनरेट कर रही है, जो भी प्रेशर जनरेट कर रही है, जो भी प्रेशर लगा रही है कंटेनर पे, ठीक है, उसी को क्या नाम दोगे? वेपर प्रेशर। उसी को क्या नाम दोगे सब लोग? वेपर प्रेशर। ये बताओ ये सही है कि नहीं? मैंने क्या पढ़ाया? मैंने सिर्फ इतनी बात पढ़ाई है, बहुत सिंपल सी। वो तो मैं इतनी देर से कहानी बता रहा था। अब समराइज फॉर्म में दिमाग में सेट करो। ये पानी है, अब इसमें जो वेपर है, उस वेपर ने जो भी प्रेशर जनरेट कर रखा है, वही वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है, वही वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है। और जैसे ही खोल देंगे तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। अब वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। वेपर तो अभी भी है, ऐसा थोड़ी कि वेपर नहीं होगी, मगर अब जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। अब बताओ इस पे इसके अंदर कितना प्रेशर है? तो जो पानी ने वेपर बना रखी है, उस वेपर के थ्रू जो प्रेशर आ रहा है वो वेपर प्रेशर है, उस वेपर के थ्रू जो प्रेशर आ रहा है वो वेपर प्रेशर है। तो वेपर प्रेशर की पहले डेफिनेशन समझ पाए क्या? लिक्विड की वेपर जो प्रेशर जनरेट करती है, उसको वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं। लिक्विड की वेपर जो प्रेशर जनरेट करेगी, उसे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहोगे। मगर कब प्रेशर मेजर करोगे? जब कंटेनर क्लोज हो, कंटेनर क्लोज हो और लिक्विड वोलेटाइल हो, तभी तो प्रेशर आएगा, है ना। तो अब इस चीज को जरा आप किसके फॉर्म में लिखो? साइंस के फॉर्म में लिखो। ये तो मैंने देसी लैंग्वेज में बता दिया। क्या भाई? जब लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाए, उस समय वेपर ने जो भी प्रेशर जनरेट कर रखा है, उसी को वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, अब गौर समझो।
अब इसको सजाओ, इसमें भोकाल टाइट करो, मतलब इसको जरा थोड़ा डरावना बनाओ। अभी देखो कितनी सिंपल डिफिनेशन है भाई। लिक्विड की वेपर ने जो प्रेशर जनरेट कर रखा है उसे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं। कितनी सिंपल। अब देखो भोकाल टाइट करते हैं, है ना। अब देखो डिफिनीशन में थोड़ा लैंग्वेज का तड़का मारते हैं, लैंग्वेज का तड़का मारते हैं, जैसे थोड़ा सा डरावनी हो जाए डिफिनीशन। अब देखो डिफिनीशन कैसे लिखी जाती है, गौर से देखो। टोटल प्रेशर ऑफ वेपर, टोटल प्रेशर ऑफ वेपर which is exerted by the surface of liquid at इक्विलिब्रियम स्टेट या सैचुरेटेड स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट is known as vapor pressure of liquid, vapor pressure of liquid। ये देखो, तो डिफिनीशन लिखने में कैसी है। वेपर, लिक्विड की वेपर प्रेशर, जितना प्रेशर लिक्विड के सरफेस पर एक्सर्ट कराती है उसको वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं, उसको वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं। तो डिफिनीशन ऐसी है, मगर है क्या सिंपल लैंग्वेज में, क्या है सिंपल लैंग्वेज में, क्या है, लिक्विड ने जो प्रेशर जनरेट कराया, लिक्विड की वेपर ने जो प्रेशर जनरेट कराया उसी को वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं, उसी को वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं। क्या डिफिनीशन क्लियर है, क्या डिफिनीशन क्लियर है। कंटेनर कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, वेलेटाइल होना चाहिए, और लिक्विड कैसा होना चाहिए, वेलेटाइल। अब आप जिद कर रहे हो कि CHD लिखो, है ना। एक तो तुम्हारे अंदर दिक्कत ये है कि तुम जिद बहुत करते हो। अब तुम कह रहे हो, जिद कर रहे हो कि CHD लिखो, कि सर CHD भी लिखते जाओ, तो चलो CHD भी लिखते जा रहे हैं, CHD भी लिखते जा रहे हैं, है ना। वेपर प्रेशर के बारे में बताओ जरा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अभी हम किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं बना रहे। अब देखो किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या है। सबसे पहली बात, कंडीशन क्या है, कंटेनर कैसा होना चाहिए, क्लोज कंटेनर होना चाहिए, और वेलेटाइल लिक्विड होना चाहिए, ठीक है। और इक्वेशन क्या बनती है, इक्वेशन बनती है लिक्विड इक्विलिब्रियम इन वेपर, और डेल्टा H कैसा होता है, पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक। अब डिफिनीशन क्या होती है, लिक्विड की वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करा रही है उसे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, मैं लिख देता हूं, लिक्विड की वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट कराती है मतलब लगाती है, जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसी को आप क्या कहते हो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हो। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते हो, है ना। टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो लिक्विड की वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट कराती है उसको वेपर प्रेशर कहते हैं, उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। अच्छा, अब गौर सुनते जाइएगा, यदि लिक्विड नॉन वेलेटाइल हो,
यदि लिक्विड नॉन वैलेटाइल है तो बताओ वेपर प्रेशर कितना आएगा? नॉन वैलेटाइल लिक्विड, यदि लिक्विड नॉन वैलेटाइल है तो वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी आएगी? 0। भाई जब वेपर ही नहीं बनी तो वेपर का प्रेशर कैसे आएगा? जब वेपर बनेगी तभी तो वेपर का प्रेशर आएगा। बताओ जरा, क्लियर है कि नहीं? यदि वेपर बनी ही नहीं तो क्या वेपर प्रेशर आएगा? यस या नो? जब वेपर ही नहीं है तो वेपर का प्रेशर कैसा है कि नहीं? तो यदि कोई नॉन वैलेटाइल लिक्विड है तो उसके रिस्पेक्ट में कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। यदि कोई नॉन वैलेटाइल लिक्विड है तो उसके रिस्पेक्ट में कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा, उसके रिस्पेक्ट में कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, यदि कंटेनर ओपन है, कंटेनर कैसा है? ओपन। बताओ, यदि कंटेनर भूल से ओपन रह गया तो वेपर प्रेशर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। यदि कंटेनर भूल से ओपन रह गया तो वेपर प्रेशर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। क्यों? क्योंकि ओपन कंटेनर का प्रेशर हमेशा 1 होता है, तो उस लिक्विड पर कितना प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और लिक्विड पर जो प्रेशर लग रहा है वही वेपर प्रेशर है। तो यदि कंटेनर ओपन है तो वेपर प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गई। मगर ध्यान रखो, डिफिनीशन इसीलिए क्लोज कंटेनर में बनाई जाती है ना? नहीं तो हमेशा उसकी वैल्यू फिक्स है, मेजर करने की जरूरत ही नहीं है, मेजर करने की जरूरत ही नहीं है। तो जरा देखो, जब कंडेंसेशन और एवोपरेशन के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, उस समय जो भी वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है, वो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है। यदि लिक्विड नॉन वैलेटाइल है तो कोई वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। यदि कंटेनर ओपन है तो जो भी कुछ वेपर प्रेशर बनना होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। यहां तक क्लियर है? हाँ, बस अभी डिफिनीशन बहुत बड़ी है बेटा, अभी तो बाकी है, इसके बहुत सारे पॉइंट है। पहले ये बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं? सबको ये बात क्लियर है या नहीं? सबको ये बात क्लियर है? अच्छा, बच्चों ने कहा हाँ सर ये बात हमें क्लियर है, इतनी बात मुझे समझ में आ गई है। तो मैंने कहा चलो एक एक करके हम इन चीजों को आगे बढ़ाते हैं। यदि आपको बातें समझ में आ गई हैं तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और चीजों को और अच्छे से समझेंगे, और अच्छे से समझेंगे। अच्छा बताओ, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा कि नहीं होगा? हाँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सब पढ़ाएंगे बेटा, सब पढ़ाएंगे। अब मुझे बस ये बताओ, यदि मॉलिक्यूल ज्यादा है, जैसे इस रूम में 1 मोल गैस है तो प्रेशर ज्यादा होगा कि इस मोल में 10 मोल गैस है तो प्रेशर ज्यादा होगा? बताओ। जिस स्टूडियो में मैं पढ़ा रहा हूं उसमें 1 मोल गैस है तो प्रेशर ज्यादा होगा कि 10 मोल गैस है तो प्रेशर ज्यादा होगा? 10 मोल गैस होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं? यस। तो भाई गौर सुनो, यदि वेपर ज्यादा बनेगी तो प्रेशर भी ज्यादा आएगा, और यदि वेपर कम बनेगी तो प्रेशर भी कम आएगा, है कि नहीं? और वेपर कम बन रही है या ज्यादा बन रही है ये किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ लिक्विड पे, नेचर ऑफ लिक्विड पे, है कि नहीं? कुछ ऐसे लिक्विड होंगे जो कम वेपर बनाते होंगे, कुछ ऐसे लिक्विड होंगे जो बहुत ज्यादा वेपर बनाते होंगे। बात सही है कि नहीं? बात सही है ना? तो अब एक एक करके मैं थोड़ा सा चीजों को समझाता हूं, ठीक है? बिल्कुल परेशान ना होइए, अभी हम लोगों को बहुत सारा काम इस पे करना है। अब देखो, गौर समझो, अब मैं वेपर प्रेशर की वैल्यू निकालता हूं। कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर बताता हूं। गौर से सुनते जाइएगा, डरिएगा नहीं। देखो, हमारे पास बच्चों ये इक्विलिब्रियम है। कौन सी इक्विलिब्रियम है? लिक्विड इक्विलिब्रियम में है वेपर के, जिसका डेल्टा एच है पॉजिटिव।
ये कैसा है, गैस फेज है, ये कैसा है, लिक्विड फेज है। अब जब कहीं इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगी, जब कहीं इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगी, तो वहां पर आप क्या निकाल सकते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो, है कि नहीं भाई। कहीं इक्विलिब्रियम बन गई तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल आएगा। तो इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ गैस, यहां कॉफिशिएंट क्या है 1, डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो देखो लिक्विड के वेपर प्रेशर को तो कंसीडर नहीं करते हम, इक्विलिब्रियम में किसका कंसंट्रेशन लिखते हैं, हम इक्विलिब्रियम में गैस और एक्वस आयन का कंसंट्रेशन लिखते हैं। इक्विलिब्रियम की इक्वेशन में गैस और इक्विलिब्रियम आयन का कंसंट्रेशन लिखा जाता है। तो ये गैस है तो इसका प्रेशर लिख दिया गया। अब ये लिक्विड है, लिक्विड का कुछ लिखते नहीं है, प्योर लिक्विड का कुछ नहीं लिखते। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की वैल्यू जो है वो आ गई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। अब गौर सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, उस लिक्विड के, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उस फिजिकल स्टेट के चेंज के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, इस फिजिकल स्टेट के चेंज का इक्विलिब्रियम है। तो किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है, और वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका है, इस फिजिकल इक्वेशन के चेंज का। तो जरा बताओ वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी आएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आएगी। वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। यदि इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है तो समझ लो वेपर प्रेशर दिया है, समझ लो वेपर प्रेशर दिया है। समझ रहे हो कैसे किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस और प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड के कंसंट्रेशन को यूनिट माना जाता है। तो ये तो प्योर लिक्विड है, इसका कंसंट्रेशन यूनिट मान लिया गया। तो वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर कितना आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। तो किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, किसी भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होगा। क्या ये पॉइंट सही है, सब लोग समझ गए, गौर से देख लो। देखो तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की वैल्यू कितनी आएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आएगी। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की वैल्यू कितनी आएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आएगी। इस क्वेश्चन का आंसर दो सब लोग, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दें। वाटर लिक्विड, वाटर वेपर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 7.2 इंटू 10 की पावर 2 mmHg है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। बताओ भाई, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड काउंट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड काउंट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड काउंट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है। आंसर बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड काउंट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है। तो भाई वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की वैल्यू किसके बराबर होती है, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कितना आएगा, इतना आएगा 7.2 इंटू 10 की पावर 2, -2 नहीं +2। बात समझ पाए, यस यस। अच्छा एक और खास बात समझो, अब वापस आते हैं। जरा बच्चों बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन बातों पर डिपेंड करता है, थोड़ा सा आपका मैं समय लूंगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है। किसी को याद है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, नहीं तो किसी पे नहीं करता है। नेचर ऑफ, देखो कंटेनर के साइज पे नहीं करता है, कंटेनर के शेप पे नहीं करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नॉट डिपेंड
किसी पे डिपेंड नहीं करता, ओनली डिपेंड लिख देता हूं, ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर चेंज नहीं किया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी पे डिपेंड नहीं करता है, अमाउंट पे नहीं। मतलब आप 1 ग्राम पानी लो या 1 लाख ग्राम पानी लो, उसका वेपर प्रेशर फिक्स है। क्यों? अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं चेंज हो रहा है तो वेपर प्रेशर कैसे चेंज हो? तो वेपर प्रेशर कैसे चेंज हो? तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब आप 1 गिलास पानी लोगे तो भी वही वेपर प्रेशर आएगा, और 1 ड्रम पानी लोगे तो भी वही वेपर प्रेशर आएगा, और 1 ml पानी लोगे तो भी वही वेपर प्रेशर आएगा। क्यों? क्योंकि अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। किसी ने कहा क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है। चेक करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा नीरज इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। अभी आप बस मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है, जो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड करेगा? शेप ऑफ कंटेनर नहीं, उसको कंटेनर के शेप से कोई लेना देना ही नहीं है। साइज ऑफ कंटेनर पे नहीं, कि कंटेनर का साइज क्या है, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। और जो भी कुछ लिखोगे ना 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 ना, सिर्फ कंटेनर, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड, और कुछ भी लिख दूं उस पर डिपेंड करेगा? नहीं। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पे नहीं, सरफेस एरिया पे नहीं, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो वेपर प्रेशर भी किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ओनली 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 डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड ही चेंज कर दोगे तो जब लिक्विड चेंज कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी तो चेंज हो जाएगा। अब भाई आपने रिएक्शन ही चेंज कर दी ना, लिक्विड चेंज करने का मतलब ये रिएक्शन चेंज कर दी, ये इक्विलिब्रियम चेंज कर दिया। तो जब इक्विलिब्रियम चेंज कर दोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखिए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ 2 बातों पे डिपेंड करेगा। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड only depend upon temperature and nature of liquid। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए, वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा या लिक्विड के नेचर पे। यदि लिक्विड के अमाउंट को 10 गुना बढ़ा दिया जाएगा तो वेपर प्रेशर कितना बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। यदि लिक्विड के अमाउंट को 10 गुना कम कर दिया जाए तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा? वही रहेगा। यदि कंटेनर का साइज चेंज कर दिया जाए, यदि कंटेनर का शेप चेंज कर दिया जाए, यदि सरफेस एरिया कम ज्यादा कर दिया जाए, कुछ भी करो, टेम्परेचर चेंज नहीं है तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कभी चेंज नहीं होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कभी चेंज नहीं होगा। बच्चों ने कहा सर मैं क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखो और आंसर बताओ। क्वेश्चन को देखिए, आंसर बताइए। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 290 Kelvin in a closed container is 760 torr. If the volume of container is tripled, यदि कंटेनर के वॉल्यूम को 3 गुना कर दिया जाए, then its vapor pressure at 298 Kelvin will be। बताओ, सब लोग आंसर दो। एक लिक्विड है जिसका 290 डिग्री सेंटीग्रेड पर 290 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर 750 है। यदि उसके वॉल्यूम को 3 गुना कर दिया जाए तो 290 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उसका वेपर प्रेशर कितना आएगा? बताओ सारे लोग, सारे लोग बताओ कितना आएगा, बताइए। जो पढ़ाया उसके हिसाब से बताना, अपना दिमाग मत चला देना। तो क्या टेम्परेचर चेंज हुआ है? 290 290,
क्या टेम्परेचर चेंज हुआ है? नहीं, तो वैल्यू भी नहीं चेंज होगी। आप वॉल्यूम को डबल करो, ट्रिपल करो, कुछ भी करो, अमाउंट को बढ़ाओ घटाओ, कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं है। यदि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो 275 775 था, 775 रहेगा, 775 था, 775 रहेगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? मान लो टेम्परेचर चेंज हो गया तो ये बात कल पढ़ाएंगे। अभी वेपर प्रेशर वाली हेडिंग कल चलेगी, अभी 2 पॉइंट पढ़ाने बाकी हैं। यदि टेम्परेचर चेंज हो गया तो, और लिक्विड चेंज कर दिया तो, और यदि टेम्परेचर चेंज होगा तो वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, तो कल डिटेल और रहेगी। तो बाकी अभी इसी हेडिंग को हम लोग कल पढ़ाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, अभी पुराने चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं। अभी आप लोग सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करिए। लिक्विड सोल्यूशन में आपको कुछ नहीं करना है, ना तो कोई डीपीपी लगानी है, ना कुछ रिवीजन करना है। बस क्लास के नोट्स रिवाइज करके आ जाना। कल क्लास के नोट्स रिवाइज करके आ जाना, क्योंकि जो टीएसडी होगा मतलब टेस्ट होगा वो लिक्विड सोल्यूशन का ही होगा। टेस्ट क्या होता है? पिछली क्लास में जो पढ़ाया है उसका टेस्ट होता है। तो जो कल टेस्ट होगा वो आज की क्लास का होगा। आज मैंने वेपर प्रेशर तो पढ़ा दिया है ना, तो 2 क्वेश्चन तो मैं बना ही दूंगा। आधा वेपर प्रेशर पढ़ाया है तो आधे से बनाऊंगा, आधा वेपर प्रेशर पढ़ाया है तो आधे से बनाऊंगा। तो सभी बच्चे ध्यान रखें, आपका काम है अभी मोल कॉन्सेप्ट को लगाना, या संडे को जो टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन करना। संडे को टेस्ट है, आप उसकी प्रिपरेशन कर लें। संडे को फुल सिलेबस टेस्ट है प्रवीण का, हर संडे टेस्ट होता है। इस संडे फुल सिलेबस टेस्ट है प्रवीण। प्रवीण का मतलब एवरेज टेस्ट, टफ वाला नहीं है, शिखर टफ वाला टेस्ट है। तो हम लोग बताते चलेंगे कि इस बार किस टाइप का ले रहे हैं। एवरेज टेस्ट ले रहे हैं, मतलब जैसा नीट में आता रहता है इन जनरल, वो टेस्ट है प्रवीण, फुल सिलेबस टेस्ट है। तो सारे बच्चे उसकी तैयारी करेंगे। और सिलेबस क्या है? सिलेबस है स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को छोड़कर सारा सिलेबस है। मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर पूरा आ रहा है एक्सेप्ट स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसको छेड़कर पूरा रहा। डीपीपी नंबर 4 के वीडियो सोल्यूशन अपलोड नहीं है, आज मैं करा दूंगा। वो मैंने बना दिए थे मगर वो किसी दूसरे कंप्यूटर में पड़े हैं, तो उस ऑफिस में मैं जा ही नहीं पाता हूं, तो अपलोड नहीं हो पा रहा है। और वो बता मुझे ही है क्योंकि मैंने बनाए थे, उस समय कोई था ही नहीं। तो मैं आज करा दूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। आज मैं डीपीपी के सोल्यूशन अपलोड करा दूंगा। और सभी बच्चे ध्यान रखें, नीट एडवांस की बुक ले लें। नीट एडवांस की बुक हम लोग पूरा का पूरा करेंगे, और टारगेट ये रहेगा सेशन खत्म होने से पहले कम से कम 2 बार उसको लगा लें, 2 से 3 बार, 2 से 3 बार उसको लगा लें। और कल सैटरडे है, कल आपकी क्लास नहीं होती है, कल प्रिपरेशन लीव है टेस्ट की। और इस बार तो फुल सिलेबस टेस्ट है, 720 का टेस्ट है। इस बार फुल सिलेबस टेस्ट है, 720 का टेस्ट है। तो सभी बच्चे कल प्रिपरेशन लीव में प्रिपरेशन करें पूरी ताकत के साथ, ठीक है? पूरी ताकत के साथ। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो परेशान ना हो, नए बच्चे इस चैप्टर से बिल्कुल लाइव आ जाए लिक्विड सोल्यूशन से, और पुराना चैप्टर वो धीरे धीरे कवर करते रहे, ठीक है? बहुत बड़ा टाइम है, अपने लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत बड़ा टाइम है। और सभी बच्चे नीट एडवांस वाली बुक ले ले, चाहे वो जूलॉजी हो, चाहे वो बॉटनी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स, सारी बुकें बहुत अच्छी और बहुत मेहनत से लोग बना रहे हैं, ठीक है? चलो बाय बाय, अब आप लोग दूसरी क्लास करो। सुबह कल नहीं, मतलब मंडे को मिलेंगे, कल नहीं है ना, मंडे को मिलेंगे। और टेस्ट बहुत अच्छे से देना, नहीं तो बहुत मार खाओगे, ध्यान रखना। देखो, आपको पढ़ाई में ईमानदारी, आपको पढ़ाई में ईमानदारी बरतनी पड़ेगी। अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से जाकर टेस्ट देना है। सैटरडे की छुट्टी इसीलिए रखी गई है कि आप टेस्ट ईमानदारी से दे, पूरा पढ़ के दे, फॉर्मेलिटी ना हो। क्योंकि हर संडे टेस्ट लेंगे तो बच्चे को प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोगों ने सैटरडे को छुट्टी रखी है। और अभी हमारे पास खूब टाइम है, तो मक्कारी मत करना, पूरी जान लगा के टेस्ट देना। हाँ हाँ, ओपन हो जाएगा।